हेलो दोस्तों, मैं रिंकिल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 247 क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, ये है आपकी संविधान के क्वेश्चंस की क्लास नंबर 3 होगी। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको 2 क्लास करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं, या फ्रेंड्स आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, उसमें आपको वीडियो 1 वीडियो 2 के नाम से लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इससे रिलेटेड एक तथ्य है आपका, जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? समिति कौन कौन सी थी फ्रेंड्स हमारी? देखिए, इसमें दिए हैं 4 ऑप्शन। लोक लेखा समिति थी, याचिका समिति यानी कमेटी ऑन पिटीशंस थी, प्राक्कलन समिति थी और सरकारी उपक्रम समिति थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका, वो क्या है फ्रेंड्स? आपका प्राक्कलन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति थी। देखिए, यानी प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथई की सिफारिश से किया गया, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का होता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है और मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। देखिए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस एक के अंतर्गत जनगणना संगठन 1961 से स्थायी तौर पर कार्य करता आ रहा है? देखिए, इसका ऑप्शन है आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास और गृह मंत्रालय हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। इसका राइट आंसर आपको हाईलाइट कलर में दिख रहा है फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ 3 पॉइंट हैं। जनसंख्या संगठन के माध्यम से पहली बार जनगणना 1961 के बाद जनसंख्या एटलस प्रकाशित हुई। सन 1968 ईस्वी में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा भी इसका प्रसारण हुआ। जनसंख्या संगठन गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कितनी आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को बालक मानती है? तो किसने मानती है फ्रेंड्स? देखिए, इसका राइट आंसर आपके सामने 18 वर्ष है। 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस नीति के तहत 18 साल से कम उम्र के सभी लोग बच्चे माने जाएंगे और उनके संपूर्ण मानसिक एवं शारीरिक विकास तथा उनके संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के विषय में सत्य नहीं है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका, केवल पति अथवा संग रह रहे पुरुष साथी जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध रहे हों के विरुद्ध ही राहत मांगी जा सकती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये देखिए इसमें हाईलाइट है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे नंबर 1 है आपका स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को कोई क्षति पहुंचती है या मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा है, ठीक है। ये आपका घरेलू हिंसा में आएगा। नेक्स्ट है आपका, अधिनियम के तहत केवल पति अथवा संग रह रहे पुरुष साथी जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध रहे हों के विरुद्ध ही राहत मांगी जा सकती है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई, उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था? देखिए, बात करेंगे ऑप्शन की, A.S. आनंद है, M. हिदायतुल्ला,
पीएन भगवती और एएम अहमदी। तो इसका राइट आंसर तो फ्रेंड्स आपको शो हो ही रहा है, ये हो जाएगा आपका पीएन भगवती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इसके टॉपिक की। जनहित याचिका पीआईएल का शुभारंभ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती तथा न्यायमूर्ति बीआर कृष्णा अय्यर ने किया। नेक्स्ट है लोकहित को लेकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। नेक्स्ट है पीएन भगवती ने यहाँ तक व्यवस्था कर दी कि कोई भी व्यक्ति पोस्टकार्ड के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है फ्रेंड्स वो है आपका लोक शासन में आचार नीति विषयक कार्यक्रम यानी मिशन सत्यनिष्ठा हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया। ICDS सेकंड 2018 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। सो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये हो जाएगा भारतीय रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय रेल मंत्रालय नई दिल्ली में 27 जुलाई 2018 को जन प्रशासन मंथन नैतिकता के लिए मिशन सत्यनिष्ठा को लॉन्च किया है। यह किसी सरकारी संगठन द्वारा आयोजित किया गया इस प्रकार का पहला कार्यक्रम था। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्न में से कौन सा है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए यह एक संवैधानिक संस्था है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यह केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। आयकर अधिनियम 1961 के पुनर्विलोकन के उद्देश्य से और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का प्रारूप बनाने के लिए भारत सरकार ने नवंबर 2017 में एक कार्यबल यानी ये टास्क फोर्स का गठन किया है। निम्नलिखित में से किसे संयोजक बनाया गया है। देखिए ऑप्शन है आपका श्री अरविंद मोदी, श्री अरविंद सुब्रमण्यम, डॉक्टर विवेक देव रॉय और ये हो जाएगा आपका श्री अमिताभ कांत। देखिए इसका राइट आंसर आपके सामने हाईलाइट हो रहा है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका श्री अरविंद मोदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री अरविंद मोदी के नेतृत्व में आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा हेतु एक कार्यबल का गठन किया गया है। नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का एक उद्देश्य है, निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो क्या नहीं है फ्रेंड्स, ये है आपका, देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका, ये हो जाएगा तकनीक के प्रयोग द्वारा सभी क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षा और धारणीयता को सुनिश्चित करना, ये नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के उद्देश्य में तकनीक के प्रयोग एवं प्रभावशाली मॉनिटरिंग द्वारा विमानन क्षेत्र की सुरक्षा एवं स्थायित्व सुनिश्चित करना है, न कि तकनीक के प्रयोग द्वारा सभी क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षा और धारणीयता को सुनिश्चित करना है। देखिए 15 जून 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता के बाद देश की पहली एकीकृत नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी प्रदान की है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका जो अर्थ है ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने की न्यायपालिका का अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य के विधायी और कार्यकारी आदेशों का परीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, यदि उनमें कोई भी असंवैधानिक त्रुटि दिखती हो तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। ऐसा अधिकार उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी CUSA से ली गई है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत आदि लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के लिए वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जबकि प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। उस एक मूल अधिकार कौन सा था फ्रेंड्स? वो था आपका संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया गया है अब, ठीक है। तो इसे लगाकर कितनी थी? 7 थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम का उद्देश्य अर्जित कौशल का प्रमाणन प्रदान करना है। पारंपरिक शिक्षण चैनलों के माध्यम से अर्जित कौशल को प्रमाणित करने के लिए यह योजना देश के 5 राज्यों के निर्माण स्थलों पर चल रही है। देश में यह योजना की प्रासंगिक है, जहां केवल 2% कर्मकार कौशल युक्त हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी ने इस स्कीम को 4 क्षेत्र के लिए शुरू किया है: कृषि, घरेलू कार्य, स्वास्थ्य देखभाल और खेल एवं ज्वेलरी क्षेत्र में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 की बात करते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता फ्रेंड्स? देखिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, ठीक है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 भारतीय नागरिक के साथ साथ अन्य नागरिकों पर भी लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 19(1) है के अंतर्गत व्यवसाय तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है प्रशासकीय प्रत्योजन का, संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो किसका है फ्रेंड्स? ये आपका राइट आंसर हाईलाइटेड है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण स्थानीय स्वशासन के प्रमुख पहलू हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे। भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। ग्राम पंचायत कल्याणकारी और स्वच्छता परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर सकती है। संघवाद स्थानीय स्वशासन का प्रतिनिधित्व नहीं करता और न ही प्रशासकीय प्रत्योजना प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन सरकारी निकाय राजनीतिक संस्थाएं होती हैं जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती हैं। जहां जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्णय लिया जाता है वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हो सकता। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है। किसके लिए? बंधुआ मजदूरों का उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए या मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मेला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह भारत में गंदगी ढोने वालों के व्यापक पुनर्निवास और अमानवीय व्यवहार के उन्मूलन के लिए एक अभियान है। आशिक शेख को जनसाहस के अभियान के द्वारा इस अभियान यानी राष्ट्रीय गरिमा अभियान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। सेकंड है आपका राष्ट्रीय गरिमा अभियान स्वयंसेवी संगठन के नेतृत्व में गंदगी ढोने वालों के लिए आंदोलन है। नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? क्या घोषित करता है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 1 जो करता है एक राज्य संघ घोषित करता है। देखिए इसके पॉइंट हैं आपके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यह अनुसूची भारत के राज्यों तथा उनके
राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है। भारत के राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रांतों को प्रत्योजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1765 में क्लाइव ने द्वैध शासन के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी अन्य अपने पास रखे तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी, न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए, अर्थात प्रशासन ले लिया किंतु उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार प्रांतों को प्रायोजित विषय 2 प्रवर्गों में विभाजित हो गए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बिना किसी राज्य की सहमति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिना किसी राज्य की सहमति से। देखिए संसद संघ सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, उसे किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी भी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपके सामने हाईलाइटेड है। ये कौन सा होगा? जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। पॉइंट है इसका फ्रेंड्स आपका, देखिए जिला फोरम केवल 20 लाख के उत्पाद या सेवाओं से संबंधित मामलों पर ही सुनवाई करता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका ये हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। नागरिकों की शिकायतें इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार का नागरिकों की शिकायतों के मामले में स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। बात करेंगे 25 की, तो 25 की बात करेंगे लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका लोकतांत्रिक राज्य, समाजवादी राज्य या साम्यवादी राज्य या सर्वसत्तात्मक राज्य। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका साम्यवादी राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी लोकतांत्रिक केंद्रीकरण साम्यवादी विचारधारा है जिसका नामकरण लेनिन के राजनीतिक पार्टी द्वारा किया गया था, अतः इसे लेनिन नीति के नाम से भी जाना जाता है। अतः इसे लेनिन नीति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे 26 की, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो फ्रेंड्स इसका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसकी बात करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर मैं बता चुका हूं आपको, बिना किसी राज्यों की सहमति से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक पॉइंट दिया है फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को भारत के किसी भी भाग में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। वह बिना किसी भी राज्य की सहमति के कोई भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे 27 की, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है कि भारत में फर्स्ट ऑप्शन है आपका वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, द्विसदनीय विधायिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है और आपका फोर्थ इसका राइट आंसर है ही आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भारतीय तथा यूएस संसदीय प्रणाली में निहित है। नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या आपका यूनाइटेड स्टेट में? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपके सामने है यूनाइटेड स्टेट में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी लोकहित मुकदमे यूनाइटेड स्टेट की देन है,
यह बड़े स्तर पर लोगों के हितों की रक्षा करता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। निर्वाचनों का राज्य निधियन होता है यूएसए तथा कनाडा में, ब्रिटेन तथा स्विट्जरलैंड में, फ्रांस और इटली में। फोर्थ ऑप्शन है आपका जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। सो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जर्मनी और ऑस्ट्रिया में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में निर्वाचन का राज्य निधियन होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है या द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, पहला आए सब ले जाए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति प्रचलित है। देखिए इसका राइट आंसर आपके सामने है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। यानी देखिए ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में कुल डाले गए मतों में से एक उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त करने होते हैं। सेकेंड है आपका इस व्यवस्था के अंतर्गत विधायी संबंध में स्थानों की संख्या दल को मिलने वाले मतों की अनुपात में जितना संभव हो उतना निकट होते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और फ्रेंड्स इससे पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं या ऊपर आ रहा है आई बटन पर क्लिक करके भी उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा जो आपकी होगी क्लास नंबर 4 होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नई वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।